एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हमने बात की थी प्रकाशिक अभिक्रिया जो लाइट रिएक्शन थी उसकी हमने पूरी बात कर ली थी। आज हम अप्रकाशिक अभिक्रिया की बात करने वाले हैं, डार्क रिएक्शन की। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत तो बताया था, लेकिन हम पूरा इसका विस्तार से बात आज करने वाले हैं। डार्क रिएक्शन अर्थात अप्रकाशिक अभिक्रिया, नाम से पता चल रहा है अप्रकाशिक अर्थात प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। का मतलब नहीं, प्रकाशिक का मतलब प्रकाश। इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात हम कह सकते हैं ये नाइट के अंदर हो सकती है। इसी के बाद हम बात करते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया है। इसकी खोज एक ब्लैकमैन नाम का वैज्ञानिक था। क्या नाम का वैज्ञानिक? ब्लैकमैन नाम का वैज्ञानिक था। इस ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने 1905 के अंदर की थी। 1905 के अंदर उन्होंने खोज की थी। इसलिए इस अप्रकाशिक अभिक्रिया को ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये तो खोज इसके बारे में बताया था, खोज की थी सबसे पहले। लेकिन अगर हम बात करें सभी जैविक रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन, अप्रकाशिक रिएक्शन के अंदर सभी जैविक रासायनिक क्रियाओं का जो अध्ययन है वो किया था केल्विन नाम का वैज्ञानिक एवं उनके साथियों ने। किसने किया था? केल्विन और उनके साथियों ने ये काम किया था। इसके बाद में देखिए बात करते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है ये हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है, पीठिका जिसे हमने बोला था। ये मान लीजिए हरित लवक था, ये हरित लवक था। इस हरित लवक के अंदर ये जो तरल पर भाग था अंदर वाला, इसको क्या बोला था? स्ट्रोमा भाग बोला था, जिसके अंदर राइबोसोम, डीएनए वगैरह, ठीक है, उपस्थित होते हैं। और इसके अंदर इस प्रकार से जो ग्रेनम भाग है, और ग्रेनम भाग में कौन सी अभिक्रिया होती है? जो प्रकाशिक अभिक्रिया वो होती है, लेकिन स्ट्रोमा भाग में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। इस अप्रकाशिक अभिक्रिया को कार्बन स्थिरीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बन स्थिरीकरण भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसको कार्बन स्थिरीकरण क्यों कहा जाता है। क्योंकि हर बात के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, तो यहाँ पर भी एक रीज़न है। इसको कार्बन ब्लैकमैन अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लैकमैन ने इनकी खोज की थी, इसलिए ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं। अप्रकाशिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। कार्बन स्थिरीकरण भी इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है CO2 का अपचयन या स्थिरीकरण करते हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। CO2 का अपचयन या स्थिरीकरण किसके अंदर करते हैं? कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट के अंदर करते हैं, या शर्करा बोल सकते हो, शर्करा के अंदर करते हैं। डार्क रिएक्शन इसको क्यों बोला? डार्क का मतलब अंधेरा, अंधेरे के अंदर ये होती है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। अब अगर बात करते हैं तो अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है ये टेम्परेचर या तापमान से प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है? टेम्परेचर से प्रभावित होते हैं, मैं आपको ये बता रहा था, ठीक है ना। तो इस अप्रकाशिक अभिक्रिया का जो तापमान गुणांक है वो होता है 1, लगभग कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। Q10 बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब आपको बता देता हूँ भिन्न भिन्न पादपों के अंदर अगर हम लोग बात करें तो भिन्न भिन्न पादपों के अंदर जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो 3 प्रकार से होती है, 3 प्रकार की विधियों से होती है। तीनों की हम विस्तार से बात करेंगे और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है। अप्रकाशिक रिएक्शन जो है, ठीक है ना, डायरेक्ट रिएक्शन जो है वहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, आपको अथवा में भी मिलेगा, आपको ऐसे भी मिल सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट हमारा जो है टॉपिक है, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। इसके कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले चक्कर जो था केल्विन बेसन चक्कर, इसको C3 चक्कर भी बोला जाता है। आपने केल्विन बेसन चक्कर याद कर लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है इसको C3 चक्कर कहते हैं, तो आप प्रश्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादातर C3 पेपर के अंदर नाम आता है। हेस्लेक चक्कर की बात करें तो इसे C4 चक्कर। अब क्यों कहते हैं उनका तो रीज़न तब मिलेगा ना जब हम इनको पढ़ेंगे, इनको विस्तार से पढ़ेंगे, तब अपने आप C3 C4 चक्कर इसको इनको क्यों कहा जाता है अपने आप हमें पता चल जाएगा। क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्कर, इसको CAM चक्कर बोलते हैं, क्योंकि क्रेसुलेशिन का C अम्ल एसिड और
उपापचय मेटाबॉलिज्म, तो इसका एम लिख दिया और चक्कर हो गया। 3 चक्र हैं, 3 चक्रों की हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे केल्विन बेसन चक्कर की, C3 चक्कर की हम लोग बात करते हैं, केल्विन बेसन चक्कर की, ठीक है ना। 3 बताएं आपको। पहला बात करते हैं केल्विन बेसन चक्कर, C3 चक्कर भी इसको कहा जाता है। केल्विन बेसन क्यों कहा जाता है, C3 इसको क्यों कहा जाता है, अभी देखिए। इस चक्कर के अंदर जो CO2 है वो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होता है। किस में परिवर्तित होता है, कार्बोहाइड्रेट में। इस बात की खोज जो है वो रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीक के द्वारा, किसके द्वारा, रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीक, पूछ सकता है 1 नंबर का, द्वारा 1946 और 1953 के जो है बीच में की गई, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन की खोज रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीक द्वारा 1946 से 1953 के बीच। एक तो केल्विन नाम का वैज्ञानिक था, एक बेसन नाम का वैज्ञानिक था और इनके दोस्त थे, ठीक है। इन्होंने मिलकर ये काम किया था, खोज की थी। इन्होंने इस खोज के लिए क्लोरेला शैवाल है और सिनेडेस्मस नामक एक कोशिक हेरी शैवाल पर प्रयोग किया। किस पे प्रयोग किया था, क्लोरेला व सिनेडेस्मस एक कोशिक जो हेरी शैवाल होती है उनको इस प्रयोग के लिए इन्होंने चुना। इन्होंने इन पर क्या किया, C14 कार्बन परमाणु 14 आइसोटाइप युक्त C14O2, ठीक है, कार्बन युक्त ऑक्सीजन का प्रयोग किया और उससे इन्होंने बताया कि उससे प्रथम स्थायी उत्पाद जो है वो 3 कार्बन परमाणु युक्त बनता है। कितने कार्बन परमाणु युक्त बनता है, 3 कार्बन परमाणु युक्त। तो 3 कार्बन का प्रतीक चिन्ह होता है C और 3 हो गया C3, ठीक है। को क्या बनता है, 3 कार्बन परमाणु युक्त जो उत्पाद है वो 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल, इसलिए इसको 3P फास्फो का P ग्लिसरिक का A और एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिड जो ग्लिसरिक अम्ल है वो बनता है। फिर से देख लीजिए, केल्विन और बेंसन और इसके साथियों ने 1946 से 53 के बीच एक कोशिक हेरी शैवाल क्लोरेला सिनेडेस्मस पर प्रयोग किया था। किसके द्वारा, C14 कार्बन आइसोटाइप युक्त C14O2 का प्रयोग किया था, जिससे प्रथम स्थायी उत्पाद जो है वो 3 कार्बन परमाणु युक्त प्राप्त हुआ था, जिसको क्या कहते हैं, 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल कहते हैं, या शॉर्ट में 3PGA बोलते हैं। P का फास्फो, G का ग्लिसरिक और A का एसिड, ये बनता है। इस कार्य के लिए केल्विन एवं बेसन इन दोनों को 1961 में साइंस के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल प्राइज दिया गया था, या नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। कब, 1961 के अंदर ये बात इन्होंने बताई थी। अब केल्विन बेसन ने नोबेल प्राइज अगर प्राप्त किया है तो ऐसा तो नहीं इतनी बात के लिए उन्हें मिल गया हुआ। इसमें बहुत सारी ये उत्पाद कैसे प्राप्त हुआ, 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल कैसे प्राप्त हुआ, इसमें विभिन्न अभिक्रियाएं होंगी, विभिन्न रिएक्शन होंगी। उन अभिक्रियाओं का अध्ययन अभी हम करेंगे और इस पूरे चक्कर की हम बात करते हैं। देखो क्या कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। अब देखिए हम बात करते हैं, क्योंकि पेज पे हमें बात करनी पड़ेगी स्याही ख़त्म होने की वजह से, तो जल्दी स्याही उपलब्ध हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे जो अभिक्रियाएं होती हैं उनकी बात करेंगे। मैं आपको लास्ट में इसका एक बिल्कुल सा शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा और आपको ये भी ध्यान, और आपको वो जल्द याद भी होगा। इसमें मुख्य अगर हम बात करें तो 6 अभिक्रिया होती हैं। कितनी अभिक्रिया होती हैं, 6 अभिक्रिया। सबसे पहले हम 1 नंबर बात करते हैं। पहले आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद में हम इसका चक्कर बनाएंगे। पहला जो है वो होता है राइबुलोज मोनोफास्फेट, राइबुलोज मोनोफास्फेट का फास्फोरिलीकरण, मोनोफास्फेट का फास्फोरिलीकरण। देखिए इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होगा, अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है जो है उसमें CO2 ग्रहण करने वाले यौगिक जो होते हैं वो 5 कार्बन युक्त होते हैं, जिसे राइबोलोज 1,5-बाईफास्फेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राइबोलोज 1,5-बाईफास्फेट
बोला जाता है। इसमें होगा क्या, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट के अंदर जो 6 राइबुलोज 5 फास्फेट, ये जो होता है ये फास्फोपेंटाकाइनेज, कौन, फास्फोपेंटाकाइनेज, इस एंजाइम की उपस्थिति में तथा एटीपी की उपस्थिति में, तथा किसकी उपस्थिति में, एटीपी की उपस्थिति में, ठीक है ना, जिससे एडीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी और फास्फोपेंटाकाइनेज की उपस्थिति में ये बनाता है 6 राइबुलोज 1,5 बाई फास्फेट का निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, फास्फोरिलीकरण से हमने स्टार्ट किया है, तो आपको चक्कर जब मैं बताऊंगा तब ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। बना क्या है, हमारे पास 6 राइबुलोज 1 बाई फास्फेट बना है। इसी प्रकार इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर हम बात करें तो 2 नंबर होगा कार्बोक्सिलीकरण। क्या होगा, कार्बोक्सिलीकरण होगा। कार्बोक्सिलीकरण के अंदर क्या होगा, सीधे तौर पे आपको बता देता हूं। ये जो 6 राइबुलोज 1 बाई फास्फेट बना है, ये आपको बता देता हूं कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, तथा 6 अणु H2O 6 CO2 से क्रिया करके ये बनाएगा 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 12 अणुओं का निर्माण करता है। देखिए किस किस के यहाँ लिख देता हूँ, 6 राइबुलोज 1 बाई फास्फेट जो है इसका कार्बोक्सिलीकरण होगा। कार्बोक्सिलीकरण जो है वो कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति तथा साथ में इसके 6 अणु CO2 के और 6 अणु H2O के इसके साथ क्रिया करेंगे, और क्रिया करने से इसके आगे बनेगा 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगा, जिसमें कार्बन के 3 परमाणु होते हैं और टोटल ये 12 अणु होते हैं। कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, 3 होते हैं, और टोटल कितने अणु होते हैं, 12 अणु होते हैं। इसके बाद में देखिए ये होने के बाद में जो है, इसके बाद में इसका जो फास्फोग्लिसरिक अम्ल हमारे पास बना है, इसका 3 नंबर है वो क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो बना है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल, इस अम्ल का फास्फोरिलीकरण होगा। क्या होगा, फास्फोरिलीकरण होगा। कैसे, देखिए सीधी सी बात है, 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल, कितने अणु थे हमारे पास, 12 अणु हमारे पास बने थे। इसका जो है फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, और 12 अणु एटीपी की उपस्थिति में, 12 अणु एटीपी की, वहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 12 अणु एटीपी की उपस्थिति में क्या बनेगा, ये बनेगा 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल, 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल, ठीक है, 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो है वो इसके अंदर बनेगा, ठीक है, जिसके 12 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं, 12 अणु बनते हैं। इसके बाद में देखिए इस 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, इसका अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन होगा। 4 नंबर अवस्था जो है वो हो गई अपचयन अवस्था, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, अपचयन अवस्था। अपचयन अवस्था के अंदर इस 1 डाई फास्फोग्लिसरिक जो एसिड बना है हमारे पास, इसका इन 12 अणुओं का यहाँ पे अपचयन होगा, और जो अपचयन है वो ट्रायोज फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा। ट्रायोज फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा,
और बनेगा क्या, एक तो बनेगा 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनेगा, 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, और साथ में आपको बता देता हूँ इसके तो 12 अणु बनेंगे और इसके साथ में फास्फोरिक अम्ल जो H3PO4 हम बोलते हैं, 12 अणु उसके बनते हैं, H3PO4 के 12 अणु इसमें बनते हैं। इस 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड को शॉर्ट में 3PGAL, P का फास्फो, G का ग्लिसरैल्डी और A का एल्डी और हाइड हो गया। ठीक है, तो 3PGAL भी इसको बोल सकते हो, ये बनता है। ये बनने के बाद में आपको बता देता हूँ, इसके बाद हेक्सोज शर्करा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, 5 नंबर जो बात है उसमें हेक्सोज शर्करा का निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोज शुगर जो है उसका निर्माण होता है। कैसे होगा, जो ये 3PGAL बना है, क्योंकि चक्कर है, ये चक्कर में जो बनता है उसी के आगे की क्रिया होगी। ये फास्फोट्रायोज आइसोमरेज, फास्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम हमने पढ़ा था, ये जाएगा लास्ट में आइसोमरेज, ये जिस शब्द के पीछे लगा हो वो एंजाइम होगा। इस एंजाइम, हमने एंजाइम के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ ली थी। आइसोमरेज एंजाइम है, इसकी उपस्थिति में जो है वो बनेगा 3-डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, 3-डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। इसको भी सॉल्ट में बोला जाता है 3DHAP। ठीक है ना, डी का डाई, एच का हाइड्रोक्सी, एसीटोन का ए और पी का फास्फेट, तो इसको 3DHAP भी आप लोग बोल सकते हो। इसके बाद में हम बात करते हैं इस हेक्सोज शर्करा के अंदर, इस जो ये क्या बना है, इसी हेक्सोज शर्करा के निर्माण की बात कर रहे हैं। जो 3DHAP बना है, ये 3PGAL का मतलब 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के साथ मिलकर एक अणु, इसका एक अणु मिलकर एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये फ्रक्टोज क्या बनाएगा, फ्रक्टोज 1,6-डाईफास्फेट का निर्माण करता है, 1,6-डाईफास्फेट का निर्माण करेगा और एक अणु बनेगा। कितने अणु बनेंगे, एक अणु बनेगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखना, कितने अणु बनेंगे, एक अणु जो है वो बनता है। इसके बाद बात करते हैं आगे क्या होगा। ये एक अणु जो बना है फ्रक्टोज 1,6-डाईफास्फेट का, ये अणु फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में बनाएगा फ्रक्टोज 6-फास्फेट। देखना हमें क्या बनाना है, हेक्सोज, फ्रक्टोज 6-फास्फेट बनाएगा। ये बनने के बाद में ये फ्रक्टोज जो 6-फास्फेट है, ये आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, किस एंजाइम की उपस्थिति में, आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6-फास्फेट का निर्माण करता है और ग्लूकोज 6-फास्फेट के साथ साथ इसमें H2O बनता है। क्या बनता है, H2O बनता है। ये दोनों जो है मिलकर अब बनाएंगे ग्लूकोज प्लस फास्फोरिक अम्ल H3PO4 का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जो शर्करा है उसका ग्लूकोज के रूप में है वो निर्माण हो जाता है। तो देखिए यहाँ तक जो हमने बात की, राइबोलोज मोनोफास्फेट का फास्फोरिलीकरण हुआ, उसके बाद में कार्बोक्सिलीकरण हुआ, जो भी बना उससे, फिर फास्फोग्लिसरिक अम्ल बना था उसका फास्फोरिलीकरण हो गया काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। 4 नंबर अपचयन अवस्था आई जिसमें इस 1,3-डाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन हुआ। अपचयन होने से 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड 3PGL बना। यह बनने के बाद में हेक्सोज शर्करा के निर्माण की बात करते हैं तो 3PGL का जो है फास्फोट्राइआइसोमरेज के एंजाइम की उपस्थिति में यह 3DHAP में बदल जाता है, जो आगे फ्रक्टोज 1,6-डाईफास्फेट में बदलता है। और जो 3DHAP जो है ये 3PGL
इनके एक अणु के साथ मिलकर एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 डाइफास्फेट बनाता है, जो फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाता है, जो आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट और जल बनाता है, जिनके द्वारा जो आइसोमेरेज एंजाइम जो इसके बाद में जो ये ग्लूकोज H3PO4 का निर्माण कर लेते हैं। ये तो इतनी बात होगी। इसके बाद अगर हम बात करें 6 नंबर बात, आपको मैं इजी तरीका बताऊंगा इसको याद करना है, लेकिन एक बार आपको ये समझना ज़रूरी है, उसके बाद में आपको जो इसका साइकिल है वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आसानी से। 6 नंबर हमारी अगर हम बात करते हैं तो 6 नंबर है राइबोलोज 5 फास्फेट। शुरुआत में हमने इसी की बात की थी कि पुनः उत्पत्ति, यहाँ पे पुनः उत्पत्ति होगी, अर्थात इसको पुनर्योजन प्रावस्था भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुनर्योजन प्रावस्था भी बोला जाता है। ध्यान रखना ये बात। पुनर्योजन प्रावस्था क्यों बोलेंगे? क्योंकि राइबोलोज 5 फास्फेट से शुरू हुए थे। यहाँ पे आप फिर से देखिए राइबोलोज, ठीक है ना, 5 फास्फेट, 6 अणु राइबोलोज 5 फास्फेट यहाँ से शुरू हुए थे, तो इसी का निर्माण अब पुनः होगा। कैसे होगा? जो राइबोलोज 5 फास्फेट की पुनः उत्पत्ति को ही हम पुनर्योजन प्रावस्था कहते हैं। इसके अंदर ये वापस बनते हैं, ठीक है, इसलिए इसको पुनर्योजन प्रावस्था कहते हैं। अब देखिए C3 चक्कर के अंदर हमने बात की कि प्रारंभ में जो है 6 अणु थे। कितने अणु थे? 6 अणु, जो क्या कर रहे थे? राइबोलोज 6 अणु जो थे वो क्या कर रहे थे? राइबोलोज बाइफास्फेट वायुमंडल से 6 अणु, कितने अणु? 6 अणु किसके? CO2 के ग्रहण करता है, और 12 अणु जो है ग्रहण करके 12 अणु फास्फोग्लिसरिक अम्ल के बनाते हैं। और ये फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, 12 अणु जरूर बनाते हैं, लेकिन इनमें कार्बन कितने होते हैं? 3 कार्बन होते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? C3 चक्कर बोला जाता है। अब आपको मैं इसका जो साइकिल है वो बना के दिखाता हूँ, और उस साइकिल से आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हो। देखिए साइकिल कैसे बनेगा इसका। सबसे पहले हमने बात की थी किसकी? फास्फोरिलीकरण की। किसकी बात की थी? फास्फोरिलीकरण की। तो हमें करना क्या है? हमें लिखना है राइबोलोज, आपको याद क्या रखना? आपको यह याद रखना है राइबोलोज 5 मोनोफास्फेट के 6 अणु। इन 6 अणुओं का क्या हो गया? फास्फोरिलीकरण हो गया। ध्यान से सुनना, इसको आता है हर बार परीक्षा में। फास्फोरिलीकरण हो गया, ठीक है। फास्फोरिलीकरण हुआ तो क्या बना राइबोलोज। हम पढ़ चुके हैं एक बार, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट 1 बाईफास्फेट के 6 अणु बने। कितने अणु बने? 6 अणु बने। साथ में मैं आपको दिखाता जाऊंगा। देखिए 6 अणु जो है वो बने। कहाँ पे बने थे? ये देखिए यहाँ पे राइबोलोज 1 बाईफास्फेट जो है वो बना था। ये बनने के बाद में इसका कार्बोक्सिलीकरण होगा। 2 नंबर प्रावस्था मैंने आपको बताई थी, कार्बोक्सिलीकरण। क्या बताया था? कार्बोक्सिलीकरण। तो इसका क्या होगा? इसका हो गया कार्बोक्सिलीकरण, ठीक है। कार्बोक्सिलीकरण से क्या बना था? कार्बोक्सिलीकरण से बना है 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल। क्या बना? 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल। तो आपको ये याद रखना है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो है वो बना, और इसके 12 अणु बने। कितने अणु बने? 12 अणु बने। अब इसका फिर से क्या होगा? फास्फोरिलीकरण होगा। क्या होगा? फास्फोरिलीकरण होगा। फास्फोरिलीकरण होने से आप देखिए क्या बनेगा। फास्फोरिलीकरण से बना था 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल।
डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 12 अणु बने थे। इसके बाद में 4 नंबर हमारी आई थी अपचयन प्रावस्था। 4 नंबर कौन सी अवस्था आई थी? अपचयन प्रावस्था आई थी। अपचयन प्रावस्था से ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है, ये के 12 अणु किस में बदल गए थे? 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदल गए थे। ठीक है, 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में 12 अणु, जिसे हमने 3PgAl बोला था, इसमें बदल गए थे। अब इनका अपचयन होने के बाद ये जो बना था, ये 2 तरीके के अभिक्रिया करता है। कितने तरीके के? 2। एक तो ये क्या करेगा, ये 12 अणु जो हैं ये बदलेंगे 5 जाइलुलोज, जो पुनः प्राप्ति की बात की थी, जाइलुलोज फास्फेट के 4 अणु बनेंगे। और साथ में अगर हम बात करें तो 5 राइबुलोज फास्फेट के 2 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। और दूसरी क्रिया ये होगी कि इस 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड द्वारा क्या बनता है? 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनेगा। जो देखो हमने के 12 अणु, हमने किसकी बात की कि ग्लूकोज शर्करा का निर्माण कैसे होगा, तो इससे फिर क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। इससे क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज आगे चलकर सुक्रोज में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? सुक्रोज में बदल जाएगा। और सुक्रोज आगे चलकर स्टार्च या जो स्टार्च है उसमें बदल जाएगा। तो 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड 2 प्रकार की क्रिया करता है। एक तो 5 जाइलुलोज फास्फेट और एक 5 राइबुलोज फास्फेट, तथा दूसरा ग्लूकोज से स्टार्च बनाने का काम करता है। और ये जो आगे आपने पढ़ा है 5 जाइलुलोज फास्फेट, ये क्या करेगा? जो RUBP था, राइबुलोज 1-बाइफास्फेट जो था, इसकी पुनः प्राप्ति होगी। क्या होगी? पुनः प्राप्ति, अर्थात उसको हम क्या बोलते हैं? पुनर्योजन प्रावस्था बोलते हैं। पुनर्योजन प्रावस्था से ये जो है वापस राइबुलोज 5 मोनोफास्फेट जो है वो हमारा बन चुका है। इस पूरे चक्कर को केल्विन बेसन चक्कर कहा जाता है। केल्विन बेसन चक्कर कहा जाता है। अगर आप लोग इस प्रकार से ये याद रखते हो तो आप लोग इसके बारे में लिख सकते हो। पहली फास्फोरिलीकरण, दूसरी कार्बोक्सिलीकरण, तीसरी फिर से फास्फोरिलीकरण फास्फोग्लिसरिक अम्ल का, 4 नंबर अपचयन प्रावस्था, 5 नंबर RUBP या राइबुलोज 5 मोनोफास्फेट का पुनः प्राप्ति या पुनर्योजन प्रावस्था। ठीक है, तो इस प्रकार 5 प्रावस्थाएं आपको C3 चक्कर के अंदर ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से हमारा जो C3 चक्कर था वो पूर्ण होता है। इसके साथ ही आपको बता देता हूँ, C3 चक्कर में जो पुनर्योजन प्रावस्था है उसमें 6 अणु मैंने आपको लास्ट में बताया था जो प्राप्त होते हैं। केल्विन चक्कर की अभिक्रियाएं जो हैं वो इस प्रकार चक्कर में चलती रहती हैं। समझ में आ गई बात? तो ये था C3 चक्कर जो आपको परीक्षा में मिल सकता है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, जो आगे का हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा। देखिए आगे का जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, उसकी अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो हमारा 2 नंबर चक्कर था, मैंने आपको एक तो बताया था केल्विन बेसन चक्कर C3, दूसरा बताया था C4 हेच स्लेक, क्या बताया था? हेच स्लेक चक्कर, या इसको C4 चक्कर कहा जाता है। इसकी भी बात करेंगे, इसको C4 चक्कर क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसकी बात हम अभी करते हैं, इसमें क्या होता है। तो देखिए ये हेच स्लेक चक्कर है। एक 2 वैज्ञानिक थे, एक तो था जिसका नाम था केप्रिलो 1960, इन्होंने तो मक्का पे, किस पे? मक्का पे। दूसरे थे कोरटचाक, कौन थे? कोरटचाक, इन्होंने 1965 में, ठीक है,
गन्ने पे, ठीक है ना। कोट चाक व सहयोगी ने तो गन्ने पे और इन्होंने कैप्रिलो ने मक्के पर जो मक्के की पत्तियां जो हैं इनमें प्रकाश संश्लेषणों का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस का अध्ययन किया। और उन्होंने पाया कि CO2 ग्रहण करने के बाद, जैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर CO2 जाती है, CO2 ग्रहण करने के बाद प्रथम स्थायी यौगिक जो है, प्रथम स्थायी यौगिक जो है वो C3 चक्र के अनुरूप अर्थात 3PGA न होकर 3PGA फास्फोग्लिसरिक न होकर 4 कार्बन युक्त होता है। कितने युक्त होता है? 4 कार्बन, इसीलिए इसको C4 बोलते हैं। 4 कार्बन युक्त होता है जिसे बोला जाता है ओक्जेलो एसिटिक अम्ल। ओक्सेलो भी बोल सकते हो, ओक्जेलो भी बोल सकते हो, ठीक है। O फिर से देखिए, एक तो कैप्रिलो वैज्ञानिक था, एक था कोल्ट चाक व उनके सहयोगी। कैप्रिलो ने तो मक्का पे और गन्ना में इन्होंने कोल्ट चाक ने अध्ययन किया था प्रकाश संश्लेषण का। इनका कहना था कि जिस प्रकार से केल्विन ने बताया था कि CO2 ग्रहण करने के बाद में प्रथम स्थायी यौगिक जो है वो 3PGA बनता है, अर्थात 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो है वो बनता है, जिसमें 3 कार्बन परमाणु होते हैं। लेकिन इनका मानना था प्रथम स्थायी यौगिक है वो 4 कार्बन परमाणु युक्त बनता है, जिसका नाम है ओक्जेलो एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, ओक्जेलो एसिटिक अम्ल जो है वो बनता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी, इसीलिए इसको C4 चक्र कहा जाता है। लेकिन अब हेस्लेक नाम है, इनके बाद वैज्ञानिक आए थे हेच और स्लेक, हेच तथा स्लेक इनके बाद आए थे 1966 में। इन्होंने इस पूरी बात की पुष्टि की थी कि हाँ इस प्रकार से ये होता है, और इन्होंने इसके लिए परिपथ की भी खोज की थी। इसलिए इस चक्कर को हेस्लेक बताया इन्होंने था, लेकिन पुष्टि प्रमाण जो हैं वो सभी हेस्लेक ने दिए थे, इसलिए इसे हेस्लेक चक्कर कहा जाता है। और इसमें प्रथम स्थायी यौगिक 4 कार्बन युक्त होने के कारण इसे C4 चक्कर कहा जाता है। अगर बात करें तो ये चक्कर जो है एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री दोनों में पाया जाता है, लेकिन अधिकतर एक बीजपत्री जैसे मक्का है, बाजरा है, गन्ना है, इनके अंदर पाया जाता है। इनके अलावा द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं, द्विबीजपत्री पादपों की अगर हम लोग बात करें तो द्विबीजपत्री पादप जैसे अमरेंथस है, यूफोर्बिया है, ठीक है, ये जो है उनके अंदर ये पाया जाता है। लेकिन अधिकतर जो एक बीजपत्री पादप है उनके अंदर ये पाया जाता है। अब हम C3 पादपों की संरचनात्मक विशिष्टता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? C4 पादपों की संरचनात्मक विशिष्टता की बात करते हैं। देखिए, C4 पादपों की पत्तियां जो हैं वो 2 प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं युक्त होती हैं। C4 पादपों की जो पत्तियां हैं वो 2 प्रकार के प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं युक्त होती हैं, जिन्हें पर्णमध्योतक कोशिकाएं व पुलाच्छद कोशिकाएं कहते हैं। तो आज के लिए आपका इतना ही। कल वाले वीडियो में इस चैप्टर को हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो आपका ये कल मंगलवार को ये चैप्टर जो है वो पूर्ण हो जाएगा। हम C4 पादपों की संरचनात्मक विशेषता बाद में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।